चलिए, आज की कक्षा में पुनः आप लोगों का स्वागत है। स्क्रीन दिखाई पड़ रही है? स्क्रीन दिख रही है? हाँ, दिख रही है। कल चर्चा यहाँ तक हमारी हुई थी, कुछ ज्योग्राफी के प्रश्न थे, उसको हम आगे बढ़ाएंगे आज। पहला प्रश्न यहाँ पे है, ओंकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र से ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका जवाब देखना है, कहाँ उत्पन्न होती है, कैसे होती है। तो यहाँ पे लिखा है 520 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिलहाल ये ओंकारेश्वर जो आपका उड़ीसा में है, और परीक्षा में जो प्रश्न है पूछता है बार बार, यहाँ से देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसको लेकर परीक्षा प्रश्न कई बार आया हुआ है, तुलबुल को लेकर के। कोई बताएगा किस नदी पर है ये परियोजना? चुलबुल या तुलबुल के नाम से जानते हैं इसको लोग हैं। बता दीजिए किस नदी पर है ये? याद था लेकिन अब आ नहीं रहा दिमाग। झेलम नदी है ये। झेलम। झेलम नदी कहाँ बहती है, किस राज्य में? पंजाब नाम जो पड़ा है पंजाब का, तो कौन कौन सी नदियां वहां बहती है पंजाब में? 5 नदी। पंजाब में कौन कौन सी नदियां बहती हैं? झेलम, चिनाब, ये सब रहती। तो वहाँ झेलम भी बहती है। झेलम है, चिनाब है, सतलुज है, ब्यास है, और एक नदी और कोई वहाँ पे है जो बहती है। 5 नदियां का पानी, इसलिए उसका नाम ही पड़ा पंजाब। पंचनद, पंच माने होता है 5, और आब माने होता है पानी। 5 नदियों का पानी जहाँ मिलता है उसी को पंजाब कहते हैं। झेलम नदी आपके पंजाब में बहती है। आ जाइए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? सरदार सरोवर परियोजना। नदी कौन सी है? सतलुज। सतलुज नदी। पहली बात तो जानिएगा कि गुजरात के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, अभी सबसे बड़ी मूर्ति भी वही बनी हुई है। और नदी का नाम होगा नर्मदा, यहाँ पे होना चाहिए। नर्मदा बनी। नर्मदा पर यह बांध है सरदार सरोवर परियोजना। और नर्मदा नदी के तट पर ही सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण भी इनका हुआ है अभी। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी इसको बोलते हैं। कितना ऊंचाई है इसकी? 182 फीट। चलिए, बहुत बढ़िया। 182 फुट है, फिट है इसकी ऊंचाई। और ये अलग प्रश्न है, जवाब इसका खोल दिया था मैंने। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट आपके लिए, परीक्षा में प्रश्न कई बार ये वाला आया हुआ है, कई परीक्षाओं में प्रश्न आया हुआ है। इसको देखिए, बता दीजिए, जवाब दीजिए इसका। इंडिका शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है? इंडिका शब्द अंग्रेजी। लैटिन सर, लैटिन। ये पुस्तक बताइए किसकी, पुस्तक किसकी है ये? इंडिका पुस्तक किसकी है? किसका दरबारी था? मैगस्थनीज किसका दरबारी था? किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। हम बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी था, इतिहासकार था। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम जो मौर्य वंश का शासक था, उसी का दरबारी था ये। और सेल्यूकस का राजदूत था जो भारत में आया था। और आप लोग जानते हैं कि शादी हुई थी चंद्रगुप्त की सेल्यूकस की पुत्री से, तो उसी के साथ जो है ये भी भारत में आया था मेगस्थनी, तो उसके दरबार में इतिहासकार के रूप में रहता था। यहाँ पे इंडिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उसी ने किया है, इंडिया शब्द का प्रयोग किया हुआ है। तो हमें लग रहा है कि जिस भाषा का जानकार था वो लैटिन या ग्रीक भाषा होगी, दोनों से एक होगा। यहाँ पे देख लीजिए जवाब इसका।
तो ग्रीक भाषा यहाँ पे है, ग्रीक भाषा में इसका इस्तेमाल निका शब्द का हुआ है। फिर अगला प्रश्न है गहरी जड़ों के लिए, मतलब कोई फसल है जो गहरी जड़ें इसकी होती है। ये सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होगी? दोमट मिट्टी है। कौन सी मिट्टी? हमें लग रहा है काली मिट्टी होगी यहाँ पे। काली मिट्टी पोपड़ी होती है। देखते हैं इसका जवाब सही क्या करता है यहाँ पे। काली मिट्टी है ये। और आप लोग यही से एक चीज और जानिए, कपास के लिए काली मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। तो मक्का और कपास खूब पैदाइश मिट्टी में होता है। और ये मिट्टी, इस मिट्टी के लिए अगर स्वतः जुताई की मिट्टी भी कहते हैं इसको, मतलब ये मिट्टी अपनी जुताई अपने आप अपने कर लेती है। सबसे क्या नाम है, पानी धारण की क्षमता सबसे अधिक इस मिट्टी में मिली है, क्योंकि काली मिट्टी ही होती है वो। तो अगला प्रश्न यहाँ से है, निम्नलिखित में से किस फसल को, देखिए अलग तरह का प्रश्न है, जवाब इसका केवल देखिए आप जो है, गन्ना यहाँ लिखा हुआ है। तो कह रहा है सबसे अधिक पानी किसको चाहिए? भाई गन्ना को पानी खूब चाहिए, बिल्कुल दुविधा इसमें नहीं है। गन्ने को पानी की खूब आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, ये देखिए नकदी फसलों के बारे में पूछता है। इसको बता दीजिए भाई, नकदी फसल क्या चीज है? नकदी फसल क्या है? एक तो हाँ बताइए। गन्ना तो सही, नकदी फसल कहते किसको है ये बताइए हमको। जो तुरंत की है, तुरंत उसका मतलब बेच के पैसा मिले। हाँ, जिस फसल को बेचे तुरंत पैसा मिलता है हमको। जिस तंबाकू हुआ आपका, गन्ना हुआ, कपास हुआ, जो पैसा बेचिए तुरंत पैसा लीजिए, उसको हम नकदी नकद दीजिए हमको। जो नकद देने वाली फसल हो, इकट्ठा पैसा देती है जो, उसको हम नकदी बोलते हैं। तो बहुत सारी फसलें हैं। इन फसलों के अलावा परीक्षा प्रश्न जो आपके आते हैं फसल चक्र को लेकर के, रबी, खरीफ और जायद को लेकर के प्रश्न से पूछता है। देखिए कपास, चाय और दूध लिखा, तीन चीजें लिखा है यहाँ पे। तो पैसा, तंबाकू भी इसी में शामिल हो जाएगा और गन्ना भी इसमें शामिल है नकदी फसलों में। पैसा देता है आपको सीधे। अगला प्रश्न यहाँ पे है माउंट एवरेस्ट, हम इसको स्क्रीन बड़ा कर लेते हैं। चलिए ठीक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 है, कहीं 50 भी कहीं मिलता है। के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा K2 गॉड कंचनजंगा नहीं है भाई, देखो कठिन दक्षिण है। ये होगी भारत की तस्वीर क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी वही रहेगी। हेलो, हाँ बताइए। इसको याद रखने का तरीका है, यहाँ पे K2 है, कुल में दूसरा स्थान इसका है ऊंचाई में, इसके नाम से ही याद रख सकते हैं। होता है दूसरा, पहले स्थान आपका माउंट एवरेस्ट का है, दूसरा स्थान आपका K2 का है, कैडबरी स्टील। तो यहाँ से याद रख सकते हैं आप। इसकी ऊंचाई भी तो कंफर्म हमें नहीं याद है कितनी ऊंचाई इसकी है, लेकिन 100 किलोमीटर के अगल बगल, 100 मीटर के अगल बगल ऊंचाई कम इसकी है। ये तो ज्यादा नहीं है, 600 कुछ अगल बगल है इसकी ऊंचाई, 8,600 कुछ करके है। नदियों द्वारा अपने किनारे पर प्राकृतिक रूप से बनाए बांधों को किस नाम से जानते हैं? नदियों द्वारा अपने किनारे पर जो बांध बनते उसको किस रूप से जानते हैं आप? जवाब देख लीजिए, इसका जवाब क्या है। उसको हम तटबंध कहते हैं, तटबंध के नाम से जानते हैं। अगला आपका है काली मंदिर जिस जो अंग है वह है, अलग तरह का प्रश्न है, तो जवाब देख लीजिए इसका। विश्व का प्रश्न है, बोर्डियों विश्व का प्रश्न है, इसको छोड़ दीजिए। काली मंदिर जो है आपके बोर्डियों के ऊपर है। काली नदी
जिस सप्रवाह तंत्र का अंग है वह है, ये प्रश्न अलग तरह का है, भारत का नहीं है। आप सही दिया हुआ है भाई। खाड़ी नदी जो है बंगाल की खाड़ी का हवा तंत्र का एक अंग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बताएगा विश्व भारत का जैसल भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भारत का है, प्रदेश कौन सा है भारत का? राजस्थान है। राजस्थान ही है। तो दूसरे स्थान पर कौन सा जिला प्रदेश है उत्तर प्रदेश छोड़ के? दूसरे पे आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एक एमपी है, मध्य प्रदेश। हाँ हाँ, मध्य प्रदेश, हाँ ठीक है। सबसे पहले बड़ा यही था, लेकिन छत्तीसगढ़ से छोटा हो गया। बिल्कुल जैसलमेर जिला है यहाँ का। जैसलमेर जिला है जो सबसे बड़ा जिला है आपके राजस्थान का। और देखिए जलधारा को लेकर प्रश्न यहाँ पे मिला है। जलधारा प्रश्न आपके आते हैं, एक बार मैंने पढ़ाया था इसको, जलधाराओं के बारे में। तो मैं एक बार जल्दी पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि जलधाराएं कैसे कैसे होती है, कौन ठंडी है कौन गर्म है, कौन ठंडी होती है कौन गर्म होती है, कौन जलधारा किस महासागर में निकलती है, कहाँ पर है, फेमस क्यों है, ये सारी चीजें उसमें चर्चा हुई थी एक बार। तो यहाँ प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में नहीं प्रभावित होती? मतलब जलधाराओं का प्रश्न आया था आगे, उसमें से एक जलधारा का नाम लेब्राडोर। था अटलांटिक महासागर की नहीं है, ये पूछना है यहाँ पे। यहाँ पे सुषमा धारा लिखा हुआ है। नहीं, महासागर में ही प्रभावित होती है ये लिखा हुआ है। जलधारा अटलांटिक महासागर में ही प्रभावित होती है, अटलांटिक महासागर में होती है। तो सुषमा लिखा हुआ है, सुषमा धारा जो है अटलांटिक महासागर में प्रभावित होती है, उसके बाहर वो नहीं जाती। तो जलधाराएं तो कई से हैं अटलांटिक महासागर की, उसकी चर्चा हम लोग अलग से करेंगे। अच्छा ये बताइए गर्म जलधारा के प्रभाव कहाँ से किधर से किधर होता है? मान लीजिए आपका ये विश्व का मानचित्र है, ये एक विश्व रेखा आपकी है। गर्म जलधारा कैसे मुंह से इधर आएगी कि यहाँ से इधर जाएगी, कहाँ जाएगी? जो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएगी वो गर्म होगी, और जो ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आएगी वो ठंडी होगी। नॉर्मल कंडीशन यही है, नॉर्मल कंडीशन बिल्कुल यही है। विश्व में ठंडा जो भी जलधाराएं हमारे इधर से चलती हैं वो ठंडी होती हैं, जो जलधाराएं यहाँ से वहाँ जाती हैं वो गर्म होती हैं। और जहाँ पर दोनों जलधाराएं मिलती हैं आपस में, गर्म ठंडी जहाँ मिलती हैं, वो सबसे मछली पालन। समृद्ध क्षेत्र होता है समुद्र। और वहाँ पर एक घास करते इसको प्लैंकटन बोलते हैं, प्लैंकटन। शिक्षा में तो कई बार इसको पूछ लिया हुआ, प्लैंकटन। और ये जगह में एक प्रकार का सवाल पनपता है यहाँ पे, गर्म जलधारा के जहाँ संयोग होता है वहाँ पर मछलियों का जो है या प्लैंकटन जो के कभी कभी प्रश्न पूछता है प्लैंकटन जो क्या है, प्लैंकटन देता है क्यों जोड़ देता है, पूछता है क्या चीज है, तो बताएगा यहाँ पे प्लैंकटन जो क्या चीज है? वह क्षेत्र जहाँ पर दोनों जलधाराएं मिलती हैं, और ये क्षेत्र विशेष रूप से मछलियों के अनुकूल होता है। प्लैंकटन जो का मतलब ये हो गया, इस प्लैंकटन जहाँ पे मतलब जहाँ पर इस घास में जहाँ पर जो भी जीव जंतु रहते हैं उसको प्लैंकटन जो कहते हैं। जू का मतलब ये होता है कीट पर जो छोटे छोटे कीट मछली जो भी चीज यहाँ इसमें प्लैंकटन में रहते हैं, या इसको हम प्लैंकटन जू के नाम से जानते हैं। तो एक तरह से जीव है, वे जलीय जीव है ये, जो प्लैंकटन नामक प्लैंकटन में जहाँ पर एक मछलियाँ उगती है वहाँ पर उसमें रहते हैं, प्लैंकटन जू के नाम से जाने जाते हैं। प्लैंकटन तो एक वनस्पति है, लेकिन प्लैंकटन जो क्या एक है, वहाँ के जो रहने वाले जो है जीव जंतु उनको प्लैंकटन जू के नाम से जाना जाता है। चलिए आ जाइए, चलिए अलग तरह का प्रश्न इसके नीचे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस उद्योग को धुरी उद्योग कहा जाता है, या औद्योगिक आधारशिला के नाम से? तो उद्योग कौन सा इसको हम धुरी उद्योग कहते हैं? इसके बिना कोई उद्योग चल नहीं सकता।
तो यह लौह उद्योग होगा, लोहे का काम, लोहे का उद्योग होता है। बिना इसके कोई उद्योग काम नहीं करता, मतलब कुछ भी करना आपको इसका काम तो लगेगा ही लगेगा, बिना इसके कोई भी उद्योग आप लगा नहीं सकते। कि कुछ बनाएंगे तो उसमें आवश्यकता लगेगी इसकी। जब आप देखिए इसका क्या सही किया आपने। ये लौह इस्पात उद्योग लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसमें तो लौह उद्योग ही मानिए, लौह इस्पात उद्योग लिखा हुआ है, तो दोनों सही है। और बिना लोहे के कोई भी उद्योग आप लगा नहीं सकते, बिना इसके कोई काम होता नहीं है। अगला प्रश्न पर चर्चा मैंने कई बार किया हुआ है, चर्चा नॉर्मली कई बार कर चुका है इस पर हूँ। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं, बताइए भाई। ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को कहते हैं, बहुत बढ़िया। क्योंकि जिस तरह कुकर हमारा होता है, कुकर में एक वाल्व लगा होता है ना, यहाँ पर जो ढक्कन लगता है इसे लगता है, देखोगे तो यहाँ पे एक वाल्व लगा, कुकर में लगा होता है, रिप लगा होता है, आपके यहाँ ठीक नीचे लगा होता है। तो वाल्व का आप लोग यहाँ पे क्यों होता है, इसका किसमें मतलब लगा क्या होता होता है? है। हाँ सही, किसमें लगा होता है? कुकर में, कुकर। हाँ, सेफ्टी वाल्व उसका। जब सीटी जाम हो जाए तो वो जो है पूरा कुकर ना फटे, वहां से निकल जाए। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज आपका यहाँ पर भी होता है। धरती में भी नीचे बहुत तापमान है, और उस तापमान को बाहर निकालने के लिए धरती में जो छेद होते हैं, इसको हम ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। जिस तरह से कुकर को फटने से बचाता है आपका ये छेद है यहाँ पे, वैसे धरती को फटने को बचाता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में फूट ना होता तो धरती तक सकती है, इसीलिए इसको जो है धरती का सुरक्षा वाल्व कहते हैं। इस तरह से कुकर को सुरक्षा वाल्व आपका यहाँ पे लगता है। तो तापमान कितना कुकर का होता है अंदर का, कितना तापमान होता है कुकर के अंदर। 125 अंश सेल्सियस। हम्म। पानी कितने पे उबलता है इसमें, कुकर का पानी कितने अंश से उबलता है। 125 अंश सेल्सियस। बहुत बढ़िया। मतलब कुकर के अंदर का पानी जो है 125 पर उबाल मारता है। तो नॉर्मल पानी कितने पर उबलता है, नॉर्मल पानी। 100 पर। हिमालय पर 75 अंश सेल्सियस। 100 पर। बहुत बढ़िया। अब कुछ प्रश्न है जो खाना बनाने वाले लोगों से, जो लोग खाना बनाते हैं उसमें, जैसे कुसुम हो गई, पायल हो गई, तो आप लोग बताएंगे इसमें से। देखो अगला प्रश्न मिला आप लोगों से। प्रश्न ये है कि जल्दी खाना किस पर बनाएंगे आप। नहीं नहीं, जल्दी नहीं, जल्दी वाला प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि मान लीजिए पानी को उबालना आपको है, या खाना जल्दी पकाना आपको है। एक तो पानी हिमालय के पर पानी आपका 70 पे उबल रहा है, समुद्र पे पानी आपका 100 पे उबल रहा है, और कुकर के अंदर का पानी आपका 36 पे उबल रहा है। खाना जल्दी किस पर बनेगा, 70 वाले बनेगा, 100 वाले बनेगा। तो इसे 100 पानी, 70 पानी यहाँ उबल रहा है हिमालय की चोटी पर, यहाँ पे 100 उबल रहा है, यहाँ पे जल्दी खाना कहाँ बनेगा तीनों में से। कुकर में। कहाँ बनेगा। बात बताइए, खाना कहाँ जल्दी बनेगा। शक्कर हिमालय की वाले चोटी पर पर। बनेगा, हाँ मतलब या समुद्र के तट पर बनेगा। कुसुम आप बताइए। क्या बात। जल्दी खाना कहाँ बनेगा। 100 में। हाँ बताइए। 100 में। 100 पर खाना जल्दी बनेगा, मतलब समुद्र तट पर खाना जल्दी बनेगा आपका। 70 वाले पर खाना जल्दी नहीं बनेगा। भाई पानी जल्दी उबल रहा है, 70 पे पानी जल्दी उबल रहा है ना, तो जल्दी उबले तहाँ जल्दी खाना बनना चाहिए। जहाँ पानी लेट उबले तहाँ खाना लेट बनना चाहिए। बताओ खाना जल्दी कैसे बनता है, कुकर में जल्दी बनता है कि यहाँ पे कढ़ाई में जल्दी खाना बनता है। कुकर में। कुकर में बनता है। कुकर में बनता है। कुकर में पानी 130 पे उबलेगा, और कढ़ाई में पानी 100 पे उबलता है। लेकिन खाना जल्दी किससे बनता है, जल्दी खाना आपका जो कुकर में बनता है। देखिए इसका भी एक फार्मूला है। पानी जहाँ जल्दी उबलता है, उबलने का मतलब होता है कि वातावरण में
अपनी उस शक्ति को छोड़ना शुरू कर देता है, भाप बनना शुरू कर देता है पानी वहां पे। और पानी जहां लेट उबलेगा तो ज्यादा तापमान, ज्यादा एनर्जी मेरे पास इकट्ठा करता है वो। तो कुकर में पानी लेट उबलता है, ज्यादा तापमान पर उबलता है, इसलिए अपने पास ज्यादा ऊर्जा एकत्रित करता है और जल्दी खाना को पकाता है। पानी जहां जल्दी उबलेगा, इसका मतलब है कि जल्दी ही अपनी उष्मा को बाहर फेंक दे रहा है, वो उठा दे रहा है बाहर, और इसीलिए पानी खाना वहां लेट बनता है। दूसरी चीज यहाँ पे यह उबलने का कारण है, जब किसी पर कोई ढक्कन होता है, जैसे क्या कि आपके अंतरिक्ष जो है जहाँ पर आप लोग रहते हैं, हम लोग जहाँ रहते हैं, प्रकृति आपके ऊपर एक ढक्कन है, एक वायुदाब का प्रेशर आपके ऊपर जो दिखाई नहीं पड़ता, और अदृश्य ढक्कन है वो। आपके नाकों से पानी हिमालय की चोटी पर क्यों आता है? क्योंकि वहां पे ढक्कन कमजोर पड़ जाता है। एक अदृश्य वायुदाब का ढक्कन है जो धरती के समीप सबसे अधिक है। धरती के ऊपर जो जो जाएंगे उसका ढक्कन कमजोर पड़ता जाएगा। आपके नाकों से पानी हिमालय की चोटी पर इसलिए आता है क्योंकि वहां पर वो ढक्कन क्या होता है, वायुदाब जो प्रेशर होता है वो कम पड़ जाता है, और वायुदाब का प्रेशर कम पड़ने के कारण पानी वहां क्या होने लगता है, 70 पर ही वहां पे उबलने लगता है। और नॉर्मल जो कंडीशन कढ़ाई में जहाँ पर कोई वायुदाब नहीं है, मतलब कोई ढक्कन नहीं है, बल्कि वायुदाब काम करता है नॉर्मली, वहां पे पानी 100 पे उबलता है। लेकिन यहाँ पर एक हम लोग स्टील लगा दिए, इसके ऊपर लगा दिए हैं कुकर के ऊपर, तो वहां पर पानी 125 पे उबल रहा है। तो जितना अधिक प्रेशर में पानी इतना अधिक शक्ति लेगा, उतने जल्दी खाना आपका बनाएगा। तो खाना जल्दी आपका बनने की प्रक्रिया कहाँ पे, कुकर में ही होगा। और 70 पे पानी परीक्षा में कभी पूछा हुआ है कि हिमालय चोटी पानी जल्दी उबलेगा, कि जल्दी पानी आपके समुद्र के तट पर उबलेगा, कि जल्दी पानी आपके कुकर में उबलेगा। यही परीक्षा में प्रश्न आपके बार बार आए हुए हैं। तो सबसे अधिक उबाल पानी में जो है 70 पे या 75 पे या 80 पे आपके हिमालय की चोटी पर आता है। कारण क्या? क्योंकि वहां पर कोई प्रेशर नहीं है। अच्छा बताओ, वायुदाब का मापने का पैमाना कौन सा है? किस पैमाने पर वायुदाब को मापते हैं? पैमाना क्या है वायुदाब को मापने का? मिलीबार नहीं पता है? मिलीबार, वायुदाब को मापने का पैमाना मिलीबार है। और यंत्र का नाम बताओ जिससे मापते हैं इसको, यंत्र कौन सा है? किस यंत्र से मापते हैं इसको? बैरोमीटर। वायुदाब मापने का यंत्र कौन सा है? नहीं पता है? पता है। क्या है उसको? बैरोमीटर कहते हैं, बैरोमीटर। बैरोमीटर का पता है, लेकिन सेंटर में नहीं। बैरोमीटर से वायुदाब को मापते हैं, और वायुदाब को मापने का पैमाना कौन सा है? मिलीबार है। तो बैरोमीटर से मापेंगे और पैमाना इसका मिलीबार है। दो चीजें इसको याद रखेंगे आप। और 125 वाली बात है, तो एक ग्रह के बारे में सुन लीजिए। ग्रह को प्रेशर कुकर सदृश ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह है वो? शुक्र। शुक्र ग्रह को क्यों कहते हैं भाई? क्या चक्कर है, क्यों कहते हैं उसको? वहाँ गर्मी ज्यादा है। गर्मी ज्यादा क्यों वहां पे है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि वहां पे वायुमंडल में 97% क्या है? CO2 है। और CO2 कौन सी गैस बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग गैस कहते हैं उसको। ग्लोबल वार्मिंग, धरती पर गर्माहट का मुख्य गैस जो कौन सी है? CO2 है। 3% धरती पर केवल है, और यहाँ के गर्माहट यहाँ पे गर्मी पैदा कर देती है। वहाँ 3% नहीं है, 0.03% है। हाँ, 3% नहीं है भाई, 3% गलती से निकल गया। बोलो 0.3%। इतना परसेंट? 3 तो बहुत ज्यादा, 3 माने तो पूरा आफत, आज 3 माने तो पूरा आफत आ जाएगी यहाँ पे। इतना कम होने के बाद भी यहाँ पे गर्मी पैदा करती है, ग्लोबल वार्मिंग गैस के नाम से जानी जाती है। और वहाँ 97% गैस बताओ ये है। तो इसलिए वहाँ का तापमान हमेशा 125 के अगल बगल, मतलब जो कुकर के ऊपर जो ढक्कन लगाए हुए आप हैं, जितना तापमान यहाँ बनता है उतना तापमान वहां पर बिना ढक्कन के ही बना रहता है। क्योंकि वहां का वायुदाब जो है क्या है, एक कुकर के सदृश वहां पे वायुदाब पैदा कर लेता है, इसलिए उसको प्रेशर कुकर सदृश ग्रह के नाम से भी हम जानते हैं, शुक्र को जानते हैं। चलिए अगले पे आ जाइए, अगला प्रश्न पे आ जाइए। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है।
तो यहाँ जवाब इसका है बृहद एवं लघु हिमालय के बीच में जो है, जो इसका मेन सेंटर, थर्स्ट सेंटर है, इसको कहते हैं। एक प्रश्न परीक्षा में यहाँ से बार बार पूछता है हिमालय क्षेत्र को लेकर के, जहाँ पे आज हिमालय स्थित है वहां पहले कौन सा सागर बहता था? का नाम हमारा है टेथिस सागर। और ये परीक्षा प्रश्न बहुत बार आता है। हिमालय जो है दो क्षेत्रों का एक मिश्रण है, मतलब एक यहाँ पे मिले हुए हैं, दो लैंड है। नाम बताइए कि इन दोनों क्षेत्रों के बीच में आके सागर था पहले? कौन से दो लैंड है जो आकर मिले हैं आकर यहाँ पे हिमालय क्षेत्र में? पहले टेथिस सागर बीच में बताते हैं, कौन से दो स्थल हैं ये? क्या नाम इनका है? इसका नाम है गोंडवाना लैंड और ओंकारा लैंड। गोंडवाना लैंड, गोंडवाना और ओंकारा। भारत जो है गोंडवाना लैंड का एक क्षेत्र है। भारत में क्या है? गोंडवाना लैंड का क्षेत्र ये है। और इधर का जो आपका है ये क्षेत्र जो आपका है ये ओंकारा लैंड का है। इसी बीच में एक सागर बहता था। आप जानते हैं कि धरती जो है, पृथ्वी हमारी जो है, आप ये भी जानते होंगे कि इसका उत्तरी भाग, अधिकतम भाग क्या है? स्थल प्रधान है। दक्षिणी भाग क्या है? जल प्रधान है। और लगातार स्थल भाग जो यहाँ से लगातार खिसक रहा है, किधर खिसक रहा है? उत्तर की तरफ जाने का प्रयास कर रहा है। और इसी प्रयास में क्या होता है कि टेथिस सागर जहाँ बह रहा था बीच में, ये इसे ईटा ले लीजिए, बीच में आप मट्टी भर लीजिए, दबाइए खूब कस कर, क्या होगा? मिट्टी ऊपर उठ जाती है। और इसी तरह से ओंकारा लैंड, गोंडवाना लैंड के प्रेशर के कारण क्या होता है? हिमालय पर्वत लगातार आज भी ऊपर की तरफ उठता हुआ जा रहा है। आज भी उसकी ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं 50 मिलता है, तो 48 से 50 हो गया है। तो इसीलिए एक चीज आपको जानना है यहाँ पे है, टेथिस सागर के बारे में परीक्षा प्रश्न कई बार आया हुआ है, दिमाग में रखिएगा इसको। अगला यहाँ पे है, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन से है? कौन से धातु है जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? धातु कौन सी है? नाम बता दीजिए। गोल्ड, सोना है और तांबा भी आपका है। तांबा, विशेष करके सोना का ही देता है जो भारत परीक्षा को, सोने को लेकर ही। सोना भी देता है। और प्रथम धातु जो मानव ने इसको खोजा था वो तांबा ही थी। तो तांबा भी स्वतंत्र अवस्था में मिलती है। सोना भी जो है, सोना एक तार के रूप में, तार के रूप में मिलता है। जवाब इसका देख लीजिए, जवाब क्या इसका है? यहाँ जस्ता लिखा हुआ है। जस्ता बताओ क्या चीज है? सोना है ना चांदी है? जस्ता, सोना, चांदी, तांबा ये सभी है, इसलिए तो ये ऐसी धातु है, इसलिए तो हम इसको वो जो है सौंदर्य के रूप में यूज करते हैं। चांदी का निष्कर्षण होता है, चांदी किसी धातु से बनते हैं। लेकिन तांबा आपका और आपका सोना मूल रूप से एक तार के रूप में खानों में मिलता है, उसको निकालते हैं वहां से है। और तांबे को से सोने का भी निष्कर्षण किया जाता है, मतलब जगह जगह मिलता है, उसको इकट्ठा करके पानी साफ करके उसको निकालते हैं, मिट्टी साफ करके निकालते हैं इसको है। जस्ता, तांबा और सोना तीनों धातुएं आपकी क्या होती हैं? स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में पाई जाती हैं। ये जानिए आप। भारत में देश में पहला दिया सलाई बनाने वाला कारखाना सन 1921 में लगाया गया था। आज भी सुचारू रूप से काम कर, नाम क्या उसका है? किसी को पता है नाम क्या उसका है? जवाब इसका देखिए, बहुत महत्वपूर्ण। अहमदाबाद, बहुत बढ़िया, अहमदाबाद में है, लेकिन कोई नाम नहीं उसका है। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना % होता है? कितना होता है? 6000। यहाँ पे 1600 सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट शायद 6000 है वो, और यहाँ पे 1600 दिया हुआ है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे 6000 जो बता रहे हैं वो क्रोध का तापमान है, धरातल का नहीं है। और यहाँ पर जो 1600 तापमान दिया हुआ, 1600 सेल्सियस दिया हुआ है, हो सकता है धरातल का हो, और बाच वाला जो अंतरतम जो क्रोध होता है सूरज का, उसका तापमान 6000 के अगल बगल होता है। तो दोनों में अंतर है। क्रोध जैसे धरती का भी तापमान, धरती का अंदर का तापमान लगभग 45 सेल्सियस के अगल बगल, 4500 के अगल बगल है। 6000 कहीं कहीं मिलता है। वैसे ही सूरज के अंदर का तापमान भी उसी के अगल बगल मिलता है।
तो लेकिन फिलहाल कुछ लिखने में हमको भी गलती दिख रही है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा सही क्या है कि 1600 पहली बार मिला हमको, इसके बाद 6000 मिलता हमको मिला। थोड़ा सा चेंज यहाँ धरातल का नाम लिया, इसलिए थोड़ा सा कुछ चेंजिंग हो सकती है। आगे आ जाइए। संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाला मेघ कौन सा है? लाल जो दिखता है, लाल रंग का दिखाई पड़ता है, उसको मेघ को क्या बोलते हैं? उसका जवाब आप देख लीजिए भैया, क्या चीज मेघ? पछाव मेघ लिखा हुआ है, पछाव जो लाल रंग का दिखाई पड़ता है। अच्छा बताइए, बादल को लेकर चर्चा कर लेते हैं। बादलों को लेकर के, अगर अंतरिक्ष में आपको रुई नुमा बादल उड़ते दिखते तो उसका मतलब क्या होता है? आपके आकाश में जो है रुई की तरह जगह जगह बादल उड़ते हुए दिख रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? है बरसात होने वाली, मौसम साफ हो रहा है? नहीं, बारिश नहीं होगी। साफ मौसम का प्रतीक है। को ऊपर बादल दिख रहे हो, रुई की तरह उड़ रहे हो, फुब्बारे की तरह पतले पतले बादल हो, तो आपको वहां पे साफ मौसम का प्रतीक है। और जो भी बताया आपने, कपासी का नाम लिया जो आपने, ये बादल बरसाऊ बादल होते हैं कपासी वाले, लेकिन दो तरह के होते हैं, ऊपर होने वाले होते हैं, नीचे वाले होते हैं। नीचे वाले बादल जो होते हैं बरसते हैं, ऊपर वाले बादल जो है कम बरसते हैं। तो इनकी दूरी पर भी नियत करता है कितनी ऊंचाई पर है ये। आगे आ जाइए। पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में नहीं था, पृथ्वी की शुरुआती स्टेज में थी, तो उसमें कौन सी गैस नहीं थी बताना आपको। कौन सी गैस नहीं थी उसमें? ऑक्सीजन नहीं थी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, या कौन सी गैस नहीं थी उसमें? इसका जवाब यहाँ लिखा हुआ ऑक्सीजन। शुरुआत की धरती की शुरुआत में जो है यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर थी। बाद में जब पेड़ पौधे होते हैं तभी जाकर ऑक्सीजन का निर्माण यहाँ पे होता है। इस धारा को लेकर प्रश्न है आपका, बेगुला धारा कहाँ की बताओ है? ये किस सागर धारा है? बेगुला। ये ठंडी गर्मी को लेकर पूछा है, ठंडी या गर्म है ये? तो यहाँ पे ठंडी महासागरीय धारा है। अब थोड़ा सा इसके बारे में कंफर्म नहीं है हमें, कैसे कहाँ से निकली हुई है बताना। हाँ बताइए। नहीं, चलिए, नहीं पता। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के मौसम में नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं? वन नुकीली पत्ती वाले कहाँ मिलते हैं? कौन सा मौसम होता है? बताइए भाई। शुष्क वातावरण वाले क्षेत्र में। शुष्क वातावरण। शुष्क में किस तरह का है? क्या वहां पे तापमान खूब रहता है, मरुस्थली है? किस तरह के पौधों में नुकीली पत्ती पाई जाती है? क्या बर्फबारी होती है? बर्फबारी वाले में। बर्फबारी वाले में होती है। क्या मरुस्थली पौधों में पत्तियां नुकीली नहीं होती हैं? मरुस्थली पौधों में पत्तियां नुकीली होती हैं? नहीं, ये कटीली होती है मरुस्थली में। नुकीली के साथ कटीली तक का एरिया कम होता है, और इनका एरिया तो होता, लेकिन एक तरफ की नुकीली होती है। जवाब आपका सही है, जवाब आपका सही है। और यहाँ देखो लिखा हुआ साइबेरियन। आप जानते हैं कि धरती का शीत ध्रुव यहीं पर स्थित है। शीत ध्रुव माने किसको बताओ कहते हैं? शीत ध्रुव किसे कहते हैं? शीत, धरती का शीत ध्रुव के नाम से कौन प्रसिद्ध है? साइबेरिया। दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव दोनों। बर्फोयान से बोलते हैं। बर्फोयान साइबेरिया में पड़ता है। सबसे ठंडा प्रदेश -273 केल्विन, इसको महातप के नाम से जानते हैं। परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा भी है कि महातप को किस किस पैमाने से मापा जाता है? इसका जवाब साफ साफ रहेगा आपका केल्विन। -273 केल्विन तापमान यहाँ का जो है इस बर्फोयांश का नापा गया है, मतलब सबसे धरती का सबसे कम तापमान। और ये कहाँ पर है? साइबेरिया। साइबेरिया किस देश में पड़ता है? तो किस देश में पड़ता है साइबेरिया? साइबेरियन बर्ड भारत में आते हैं ठंडे में, तो किस देश में है ये? रूस, साइबेरिया तो रूस में पड़ेगा।
ये रूस में, बहुत बढ़िया है, रूस में है साइबेरिया आपका। बर्फो यहाँ से ही का है और यही पे मैंने केल्विन का नाम लिया। तो परीक्षा में जानिए कि तापमान का SI मात्रक क्या है? केल्विन। केल्विन। परीक्षा में उससे कई बार आया हुआ है। अगला प्रश्न पे आ जाते हैं हम लोग हैं। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? ऊन का चर्चा इस पर कई बार कर चुका हूँ। ऑस्ट्रेलिया। बकरी कौन सी मिलती है वहां पे? फेमस इसके लिए है, उसका नाम है मैडोना। उसका नाम है मैडोना। ये बकरी फेमस है वहाँ के ऑस्ट्रेलिया की, बहुत बढ़िया इससे निकलता है और विश्व प्रसिद्ध बकरी है। मुकुट सबसे ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। अगला प्रश्न भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। देहरादून में। बहुत बढ़िया। देहरादून कहाँ पड़ता है भाई, किस राज्य में है? देहरादून कहाँ पे है? किस प्रदेश में है देहरादून? नहीं पता है? देहरादून उत्तराखंड में है। देहरादून कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और याद रखिएगा यहीं पर फूलों की घाटी है। देहरादून में जो दून दून क्षेत्र जो आपका यहाँ पे है, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी क्या बोलते हैं? चंपा। चमोली। ये क्षेत्र है, फूलों घाटी का क्षेत्र है। और देहरादून हिंदी भाषी क्षेत्र है, हिंदी भाषी। यहाँ के लोग खड़ी भाषा का इस्तेमाल, देहरादून लोग खड़ी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, खड़ी बोली बोलते हैं, जबकि बाकी जगह पहाड़ी बोली जाती है यहाँ पे। देहरादून तो उत्तराखंड में। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। भारत किसके कारण एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है? मतलब क्या कारण है कि भारत को उष्णकटिबंधीय देश में रखा जाता है? क्योंकि इसकी स्थिति जो है उत्तर पूर्व में है। बहुत बढ़िया। अक्षांशीय विस्तार कारण लिखा है यहाँ पे। उष्णकटिबंधीय का जो अक्षांशीय विस्तार होता है, एक बार देखिए इसको। एक बार मानचित्र देखिए इसका। और कटिबंध क्या चीज होता है? उष्णकटिबंध शीत कटिबंध क्या है? जैसे देखो 0 से लेकर के 5 तक आपका अक्षांश, 0 अक्षांश जो चलता आपका है, ये पूरा पूरा विषुवत रेखा है। इसके 5 इधर 5 इधर क्षेत्र किसका है? ये उष्णकटिबंध में आता है। और 10 तक ये जो है, 10 तक शीतोष्ण में आता है, शीत और उष्ण में आता है। 10 तक किसमें आता है? 5 से लेकर 10 तक शीतोष्ण में दोनों तरफ। पुनः आपका जो है उपोष्ण में आता है। उसके बाद आपका जो है इधर से, आप इधर से यहाँ तुलना, यहाँ पे टुंड्रा और उत्तर के क्षेत्र बहुत कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जानिएगा कि परीक्षा प्रश्न अगर आपका आता है शीतोष्ण क्या नाम, उष्ण कटिबंध कहाँ से कहाँ तक है, तो आपका 0 से लेकर के तो विषुवत रेखा के 5 इधर 5 इधर, इसको आप किसमें रख देंगे? आप इसको आप जो है उष्ण कटिबंध में रखते हैं। अब देखिए भारत की स्थिति यहाँ लिखा हुआ है, उष्ण कटिबंध लिखा हुआ है। 23.5 होता है, 5 कहाँ, 23.5 होता है। 23.5 उत्तर रेखा तक पहुंचता भाई। 23.5 तक आपका शीतोष्ण पहुंच जाता है। उसके बाद आपका शीतोष्ण होता है ना 23.5, 67.5। यहाँ तक तो उष्ण ही रहेगा। नहीं 23.5 तक नहीं है भाई। फिलहाल हाँ, एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, गौर करिए। मुझे लग रहा है कि 10 तक तो नहीं कही है, गलती हो गई हमसे। देखिए ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए भारत के नीचे वाले क्षेत्र, जो भारत जो आपका है, भारत का जो ए पोर्शन है, हो गया इसको लिखने में, तो ये है यहाँ पे ए वाला पोर्शन भारत का जो यहाँ पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 6 अक्षांश पर लगभग है ये, और ये वाला 8 पे है। 6.4। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि भारत की स्थिति कम से कम 6-5 के बाद है।
और मैं कुछ गलती यहाँ पे लिखने में किया हूँ, वगैरह 10 तक है, 0 से लेकर 10 तक के उष्णकटिबंध वाला क्षेत्र है। और फिलहाल पुनः देखना पड़ेगा एक बार, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कंडीशन के ऊपर 5 ना होकर 10 होना चाहिए, और 10 तक है और 23 तक नहीं है। 23 तक का क्षेत्र जो होता है वो उष्ण में आता है, उष्ण और शीत दोनों में आता है। 23 तक का जो आपका कर्क रेखा भारतीय मौसम की आपकी है, कर्क रेखा 23.5 अंश पे है ये, तो ये क्षेत्र लगभग उपोष्ण में होता है। शीतोष्ण में शीत और उष्ण दोनों होता है। मुझे लगा 10 तक कंडीशन है, इसलिए चूंकि नीचे वाला पोर्शन भारत का जो है में टच करता है, इसलिए इसको उस कटिबंध के क्षेत्र में भी शामिल कर लेते हैं। इसको एक बार देखा जाए, देखना पड़ेगा इसको, कंडीशन के लिए कैसे नहीं, एक बार देखिएगा इसको। तो अक्षांशीय विस्तार के कारण क्या करते हैं, इसको भारत को उष्ण कटिबंध में शामिल कर लेते हैं। भारत को नीचे वाला पोर्शन जो होता है इसका उष्ण कटिबंधीय है, ऊपर वाला क्षेत्र इसका जो शीत में लगभग 30 को टच करता है, इसलिए इसको इसमें शामिल किया जाता है। चलिए अगले में आ जाइए, अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। कोइलकारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कोइलकारो, भाई पहली बार नाम सुन रहा हूँ मैं इसका, और नाम मैंने देखा है। जवाब देखिए सर, क्या जवाब देता है, किसी को पता है क्या? अपना माइक सही कर लीजिए भाई। अपना माइक सही कर लीजिए, किसी के यहाँ अगर पंखा हो फैन अपना बंद कर ले, ताकि बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो पंखे की वजह से। तो बिहार में है कोइलकारो जल विद्युत परियोजना, बिहार में है। अगला यहाँ पे भूमध्य रेखा 0 अक्षांश के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बार भागों में विभाजित करती है? भूमध्य रेखा 0 अक्षांश यहाँ पे है कि अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? मतलब इसके अलावा भी कौन सी रेखा और भी है 2 भागों में बांटे पृथ्वी को? जो नहीं भाई, कुछ गड़बड़ लग रहा है। कैसे 2 रेखा और आ जाएगी? ये रेखा तो एक है, धरती को 2 भागों में बांटते हैं, कर्क रेखा। हेलो, हाँ बताइए। जो अभी यहाँ पे जो उष्ण कटिबंध की बात हो रही थी, हाँ ये आपका उष्ण कटिबंध जो आपका 0 से 23 23.5 अंश जो है उत्तर और 23.5 अंश दक्षिण है, और आपका जो है फिर शीतोष्ण का जो होता है 23.5 से 66.5 तक होता है, फिर 66.5 से 90 तक आपका शीत होता है, शीत कटिबंध। चलिए अगर कर्क रेखा तक है तो सही है, तो पूरा 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 उस कटिबंध में आएगा ही। 30 तक है तो ठीक है। फिलहाल मैं इसको 0 से 5 ही ज्यादा ध्यान दे रहा था, क्योंकि 0 से 5 वाला ज्यादा तापमान वहां पे रहता है, उसके बाद थोड़ा सा ठंडा करता वहां से। चलिए ठीक है, उसको देखना पड़ेगा पुनः हमको। 23 तक है तो ठीक है। जल हवाओं के लिए, व्यापारिक हवा के लिए विशेष करके 5 वाला है, 5 डिग्री। हाँ चीजें थी वहां पे महत्वपूर्ण। चलिए आगे आ जाइए। तो ये देखिए, थोड़ा प्रश्न हमको भी अटपट लग रहा है। भूमध्य रेखा 0 के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है? मतलब 0 के अतिरिक्त भूमध्य रेखा जो हमारी है, विषुवत रेखा हमारी जो है, उसके अलावा कोई रेखा और भी है क्या? इसका जवाब देख लेते हैं। अक्षांश नहीं बल्कि देशांतर है वो। यहाँ जवाब लिखा ही नहीं, इसका जवाब यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ अक्षांश लिखा हुआ है। कौन सी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा के अलावा? तो हो सकता है इसका नाम विषुवत रेखा यहाँ लिख दिया हो, वो नाम बदला क्यों गया है। फिलहाल ये याद दिमाग में रखिएगा हमेशा अपने, कि धरती को 2 भागों में बांटने वाला काम सिर्फ जो है आपकी विषुवत रेखा ही करती है। भूमध्य रेखा जो आपकी होती है, ये रेखा जो आपकी भूमध्य रेखा जो आपकी है, ये धरती को 2 भागों में बांटती है। अगर इसको भी आप विषुवत रेखा की बात करेंगे, जो 0 देशांतर आपका है, ये भी धरती को 2 भागों में बांट सकता है, लेकिन अक्षांश होता सब यहाँ पे, चूंकि देशांतर यहाँ है नहीं, तो ये होता तो विविध काम करता, 2 भागों में भी बांटता। लेकिन फिलहाल ये आपका अक्षांश है, देशांतर यहाँ नहीं लिखा हुआ है, तो उत्तर भी नहीं लिखा इसका, इसलिए इसको कुछ स्पष्ट नहीं है। हाँ देशांतर करता तो 0 देशांतर आपका जो बनता है ये रेखा,
जो विश्व के क्या मतलब किस रेखा को किस नाम से जानते हैं? इस रेखा का नाम क्या है? GWT। जीरो देशांतर। GMT है। GMT से जानते हैं, GMT। ग्रीनविच मीन टाइम। हाँ ठीक है, GMT ठीक है। GM, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको दिमाग में रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न यहाँ से पूछता है GMT को लेकर के, और पूछता है कि रेखा कहाँ से गुजरती है, मुख्य रूप से किस शहर से, इसका मूल समय, विश्व का मानक समय कहाँ से लिया गया है, तो बताएगा हमको। विश्व की बात करें तो 01 देशांतर। नहीं, देशांतर तो है, लेकिन शहर का नाम एक फिक्स किया गया था, यही से लिया जाएगा। वहां से उनकी लाइब्रेरी, वो क्या है उसका नाम, तो नाम इसमें नहीं, ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है। अरे भाई, नहीं तो मैंने उसके बताया बगल कि से गुजरता। नाम लिया तो GFAR क्या होता है? GFAR ग्लोबल कर लीजिए। ग्लोबल कर देता हूँ मैं। GFAR होता है ग्रीनविच। GFAर होता है ग्रीनविच। ग्रीनविच मेन टाइम इसको बोलते हैं, ग्रीनविच मेन टाइम। ग्रीनविच शहर है लंदन का, मतलब यूके का एक शहर है ग्रीनविच, और यहीं से विश्व का मानक समय जो आपका है लिया गया, इसी जगह से लिया गया। जैसे भारत का समय बताओ, भारत का समय कहाँ से लिया गया है? भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया? इलाहाबाद इलाहाबाद के के नहरी नहीं। से लिया। कितने? कौन सा अक्षांश है? अक्षांश कौन सा है? 82.5 देशांतर। 82.5 देशांतर। 82.5। साढ़े का मतलब बताइए क्या होता है? कितना बनेगा साढ़े का? साढ़े का मतलब क्या होता है? परीक्षा में कई बार यही पूछा, 82.5। एक बट्टे दो ना लिखकर कुछ और लिखा हुआ मिलता है, क्या करेंगे तब आप वहां पे? अभी 82.5 को लेकर क्वेश्चन पूछा था, किस राज्य, भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो सही है। 82.5 सही है। देशांतर। अभी कभी पूछता कि साढ़े का मतलब क्या है, मतलब बेटे तुम्हारे क्या होता है, कितना होता है? 50 लिखता है, कहीं कहीं है, आवाज कहीं कहीं 90 लिखता है, कहीं कहीं 60 लिखता है, कहीं कहीं 30 लिखता है, क्या करेंगे? साढ़े का मतलब क्या है यहाँ पे? चलिए, साढ़े का मतलब यहाँ पे 30 है। अगर कहीं पर आपको 82 लिख करके 0.30 लिखा है तो मानेंगे आप, मतलब एक साढ़े मतलब होता है आधा घंटा होता है। साढ़े का मतलब क्या होता है? आधा घंटा होता है। आधा घंटा, एक बटे दो मतलब आधा घंटा, मतलब 30 मिनट होता है। ये चीज इसको दिमाग में रखिएगा, कभी कभी परीक्षा में जो है 82 लिख करके आगे 1/2 नहीं लिखता है, तो आप दुविधा में रहेंगे, इसका मतलब कौन सा आप क्या सही करें हम जो है। तो यहाँ पे दिमाग में रखिएगा, साढ़े का मतलब यहाँ पे 30 अंश है, तो 82.5 के बाद अगर 30 लिखा हुआ है तो उसको आप सही कर देंगे। मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को है? मेरी आवाज तो मिल रही है? तो इस तरह से परीक्षा में आपके सीटेट में प्रश्न इस तरह से भी आए हुए हैं 82.5 को लेकर के। चलिए, तो प्रश्न चर्चा हमारी हो रही थी भूमध्य रेखा को लेकर के, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मुख्य लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? अलग तरह का प्रश्न है, जवाब इसका देख लीजिए, क्या सही करेंगे यहाँ पे आप। तो यहाँ पे लिखा है कर्नाटक का में तो है ये। जवाब होगा कर्नाटक, बहुत बढ़िया। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, मतलब खनिज तेल किस चट्टानों में मिलते हैं? एक चीज और है, इसे बता दीजिए हमको। ये पेट्रोलियम के भंडार जो है, अगर सेल की बात करेंगे तो किस सेल में मिलते हैं बताइए? भंडार जो होते हैं किस सेल में होते हैं? आपके अग्नेय सेल में होते हैं, कि अवसादी में होते हैं, कि आपके परतदार में, किसमें सेल के भंडार होते हैं? सेडिमेंट्री और शादी में। अवसादी सेलों, बहुत बढ़िया, अवसादी सेलों में ही आपके जो है खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न अलग तरह का है, जवाब देख लीजिए। यहाँ पे अवसादी या परतदार लिखा हुआ, बात वही थी, थोड़ा सा चेंज कर दिया यहाँ पे, मुख्य रूप से अवसादी शैलों में ही जो है आपके खनिज तेल मिलते हैं। यहाँ परतदार भी लिखा हुआ है, यहाँ देखिए अवसादी या परतदार लिखा है,
थोड़ा सा गलती कर गया यहाँ पे, ऑब्लिक होना चाहिए था यहाँ पे, ऑब्लिक होना चाहिए था। मुख्य रूप से औषधि मिलता है, कहीं कहीं परदार शैलों में भी आपको तेल भंडार जो है मिलते हैं। नहीं नहीं, अवसादिक जो अवसादिक चट्टान होती है वो परत परत में, हाँ, क्योंकि इसका जो है इरोजन होने के बाद, जो अग्नेय चट्टानों का इरोजन अपघटन होने के बाद जिस चट्टान का निर्माण होता है उसी को अवसादी कहते हैं। और ये परत परत के रूप में जमती है, इसलिए इसको परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान नाम जानते हैं। तो दोनों लगता है क्या, दोनों एक ही चीज है? हाँ हाँ, दोनों दोनों एक ही है। इसका मतलब जो है कि शैलों के तीन प्रकार जो शैलों के हैं, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और परतदार शैल, तीनों को एक का मतलब दोनों को एक कर दिया जाए, दोनों शैलों को। नहीं नहीं, आपका आग्नेय होता है, अवसादी होता है, और वहाँ पे रूपांतरित चट्टान होता है, तीन तो होता है। परतदार, परतदार में रूपांतरित ही होता है, परतदार शैल का और ये मतलब दोनों एक रूपांतरित। ही है। रूपांतरित का मतलब परतदार, रूपांतरित जो चट्टान होती है वो आपके परत के रूप में नहीं उसको तोड़ा जा सकता, कठिनाई होती है तोड़ने में। परत के रूप में यही आपको अवसादी मिलती है। परतदार शैल, अवसादी शैल परत के रूप में मिलती है, परतदार शैल या अवसादी शैल और रूपांतरित शैल। हाँ बिल्कुल, जवाब थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुई यहाँ पे। अवसादी या परतदार एक ही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अवसादी शैल परत दर परत जमा होती है, उन्हें ये रूपांतरित होती है। तो तीन यहाँ पे आग्नेय शैल है, अवसादी और रूपांतरित। ये नाम थोड़ा सा लिखने में समस्या हमको हुई यहाँ पे, लेकिन शैलों के तीन वर्गीकरण किए गए हैं। आग्नेय शैल प्राथमिक शैल आपके हैं, और पुनः आग्नेय शैलों से टूट करके आपका अवसादी शैल बनता है, और पुनः अवसादी शैल जो है ये परत दर परत जमा होते जाते हैं, हर साल जमा होते जाते हैं, और पुनः यही परत दर जो शैल अवसादी शैल होते हैं, ताप दाब के कारण चेंज होकर के क्या बनते हैं, रूपांतरित शैलों में तब्दील होते हैं। बिल्कुल तीन, थोड़ा सा गलती समझने में यहाँ पे हुई। अवसादी या परतदार एक ही शब्द है। तो इसी शैल में मुख्य रूप से आपके खनिज तेल जो जमा होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न यहाँ पे, भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है भारतीय जलवायु की है? अच्छा बताइए, जलवायु मौसम में क्या अंतर है? जलवायु और मौसम में अंतर क्या है? यहाँ पे हर प्रकार का मौसम पाया जाता है, भारतीय जलवायु में हर प्रकार का मौसम पाया जाता है। तो अंतर दोनों में कुछ है या एक ही दोनों है? है भाई, कुछ अंतर है कि दोनों चीज एक है? जलवायु मौसम एक ही एक अलग अलग है शब्दावली? क्या अंतर है? एक ही है। देखिए पहला, मौसम देखिए अंतर समझिए इसको, अंतर समझिए इसको। पहली बात तो मौसम जो है अस्थायी शब्द है, मतलब बहुत कम टाइम को लेकर बनता है। जलवायु जो है कम से कम 10-20 साल का अध्ययन करने के बाद उसका नामकरण जो है नामकरण होता है जलवायु का। जैसे मौसम क्या है, कभी सुबह बरसात थी शाम को गर्मी हो गई, मौसम बदल गया, क्या जलवायु भी चेंज हो जाती है सुबह शाम में? नहीं। भारत की जलवायु बदल जाती है। भारत की जलवायु जो है शीतोष्ण है तो शीतोष्ण ही रहेगी। ऐसा नहीं कि सुबह में जो है कि कुछ सुबह में जो है कि उष्ण वाली हो गई, सुबह शाम को शीतोष्ण शीत हो गई, ऐसा नहीं होता है। जलवायु का अध्ययन जो होता है वहाँ की जलवायु को, जैसे भारत की जलवायु पतझड़ है या मानसूनी जलवायु यहाँ की है, तो ये शब्द जो है, ये जलवायु शब्द जो है एक लंबे टाइम को लेकर, कम से कम 10 से लेकर 20 साल तक अध्ययन को लेकर इसका नामकरण होता है। और मौसम जो होता है त्वरित परिवर्तन को मौसम के नाम से जानते हैं। ये अंतर दोनों में है। और मौसम शब्द आपका फारसी क्या नाम बोलते हैं, अरबिक या नहीं, उर्दू शब्द का है सारे, ये अरबी या फारसी का है मौसम शब्द आपका, अरबी या फारसी का। फारसी। और जिन, हाँ अरबी या फारसी का है, जो कंफर्म नहीं दोनों में है। और जल और वायु शब्द ये आपके जो है यौगिक शब्द है, तो अलग शब्दावली हो गई, तो मान लीजिए हिंदी ग्रामर आ गया यहाँ पे, अलग चीज है वो। लेकिन ये दोनों में अंतर है। यहाँ प्रश्न आपके, भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? क्या विशेषता सबसे महत्वपूर्ण जलवायु की है? तो जवाब जवाब लिखिए, इसका जवाब क्या है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा है पवनों का विपरीत स्वभाव। पवनों का विपरीत स्वभाव लिखा है यहाँ पे। अब इसके बारे में भाई बहुत समझाने वाला जाग्रफी वाला बता पाएगा कि उसका मतलब क्या है, क्यों ऐसा नामकरण किया गया है। अगला आते हैं, ये भी प्रश्न कई बार चर्चा में आया है, तो चर्चा हुई भी कई बार है।
तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? चर्चा कई बार इस पर, नाम बता दीजिए, क्या बोलते हैं इसको? मैं कोंकण कोरम बताइए, नाम क्या इसका है? भारत का जो ये को तट है, तट में जो है, ये देखिए तमिलनाडु कहाँ पर है? इधर तमिलनाडु, किधर तमिलनाडु? तमिलनाडु किधर है? पूर्व में, पश्चिम में? पूरब पूरब में, इधर पूर्वी तट तमिलनाडु। पर तमिलनाडु है। तमिलनाडु आंध्र दोनों। तमिलनाडु आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये पोर्शन तमिलनाडु का है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, पूरब में ही तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसके क्षेत्र को क्या बताओ बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं? एक कोरोमंडल तट है। हाँ, कौन सा है बताइए? तो क्या सही करेंगे, कोरोमंडल तट सही करेंगे यहाँ पे, या मालाबार तट? दो प्रमुख तट है, मालाबार और कोरोमंडल। कोरोमंडल और मालाबार। तो मालाबार किधर है? कोरोमंडल भी होता हुआ है। इधर तट कौन सा इधर है, पूरब की तरफ? इधर शायद मालाबार। इधर कोरोमंडल इधर है। अब और कोई कंफ्यूज बताए, हम। और कोई कंफर्म करे इसको, बहुत दुविधा में रहते हैं लोग इसको लेकर के, बताइए। कंफ्यूज है हम। देखिए, पहले जो पूरब में है वो कोरोमंडल है, जो पूरब में है वो कौन सा तट है? पश्चिम वाला कोरोमंडल है। ये तट जो है, ये मालाबार तट है, पश्चिम वाला तट मालाबार तट है। यहीं पर पोखर तट आपका, यहाँ से लेकर कर्नाटक वाला क्षेत्र जो यहाँ से लेकर यहाँ पोखर तट के नाम से जानते हैं। इसके बाद उस तट को उत्तरी सरकार तट यहाँ बोलते हैं। उड़ीसा से लेकर के आपका जो ये क्षेत्र को उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। और आपके यहाँ से लेकर के, तमिलनाडु से लेकर के जो आपका ये आंध्र प्रदेश का तट को जो हम जो है इसको कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। ये क्षेत्र जो है, मतलब पूरब वाला पोर्शन को हम जो है कोरोमंडल और उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। पश्चिमी तट जो आपका यहाँ पे है, इसको हम जो मालाबार तट और पोखर तट के नाम से यहाँ पे जानते हैं। तो जवाब देख लीजिए, जवाब क्या परीक्षा में दुविधा पैदा होते यहाँ पे है। जवाब देखिए यहाँ पे, कोरोमंडल। तो जवाब क्या यहाँ लिखा, लिखा है हमने कोरोमंडल लिखा हुआ है। मतलब पूर्वी तट जो आपका ये वाला क्षेत्र है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम कोरोमंडल तट के नाम से जानेंगे। यहाँ पे इसका नाम क्या है? इसका नाम मालाबार तट या पोखर तट के नाम से प्रसिद्ध है। और यहीं पर उड़ीसा से लेकर के आंध्र प्रदेश के तट को हम क्या बोलते हैं? इसको उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। मतलब ये भी पूछ सकता है आपसे, ऐसा जरूरी नहीं कि आपसे सिर्फ कोरोमंडल और मालाबार तट ही पूछे, पोखर भी पूछ सकता है आपसे, उत्तरी सरकार भी पूछ सकता है आपसे। सारी चीजें जानना आपको है। आगे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, छोटा नागपुर का पठार किस संसाधन से समृद्ध है? वो संसाधन कौन सा है? खनिज से। हमें लग खनिज। रहा है यहाँ पे कोयला खूब मिलता है, खनिज तो हाई बेटर है। खनिज भी है, कोयला यहाँ पे खूब मिलता है, खनिज वाला संपदा भाई, भारत का रूर कहते हैं इसको है। और खनिज संपदा के लिए फेमस है, ये बिल्कुल सही है। छोटा नागपुर, लोहा वहा बढ़िया मिलता है यहाँ पे। अगला, कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है? कोपली भाई नाम नहीं सुना इसका हमने है। जवाब इसका देख लीजिए, जवाब क्या है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कोपली है। अगला है, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है। तो भारत में वैसा कौन सा कृषि पदार्थ है जो आयात माने लाना होता है? दो चीजें याद रखिएगा, आयात और निर्यात। आयात माने क्या और होता है, और निर्यात माने क्या होता है? बेचना। आ- आयात माने, आयात माने अपने पास रखना, निर्यात मंगाना माने मंगाना, खरीदना। आयात माने, आयात माने मंगाना होता है आयात। और निर्यात माने होता है भेजना, बाहर बेचना, बाहर भेजना, इसको निर्यात। आयात माने मंगाना, मतलब कोई चीज मंगाते हैं उसको उसको आयात बोलते हैं, और जो भेजते हैं उसको हम जो है निर्यात बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट और इम्पोर्ट। तो आया यहाँ पे गया। हाँ, कौन सा यहाँ पे मुख्य आयात मद यहाँ पे है? तो जवाब भाई देख लीजिए, कोई बता सकता है क्या यहाँ पे? उर्वरक उर्वरक। उर्वरक, बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। यहाँ देखिए, स्थानीय जो तेल यहाँ लिखा हुआ है, पॉम ऑयल, यहाँ तेल मंगाया जाता है।
ऑप्शन के हिसाब से तेल भी है, इंडोनेशिया लोग पाम ऑयल मंगाते जाते हैं, सूरजमुखी मंगाते हैं यूक्रेन से, और नहीं तो आपका एक हम लोग यहाँ देखिए फर्टिलाइजर का जो रॉ कृषि मटेरियल भी पदार्थ मंगाते हैं। लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, कृषि पदार्थ लिखा हुआ है, जो पदार्थ कृषि से बनता है, इसमें तो गौर करेंगे तो गलती यही होगा इसका उत्तर। और खाद तो उसमें खाद डालते हैं, प्रयोग करते हैं उसको ताकि वो आगे जब बढ़िया पैदावार हो, लेकिन कृषि पदार्थ कृषि उत्पाद यहाँ पे है, तो कृषि उत्पाद आपका खाने योग्य तेल ही है, इसको मंगाते हैं। रिफाइंड ज्यादा अगला मंगाया प्रश्न जाता जी। है, रिफाइंड कह रहे हैं ज्यादा मंगाया जाता रिफाइन और पाम ऑयल मंगाया जाता है। पाम ऑयल माने वही आपका होता है, बहुत नुकसान करता है, रिफाइन तो और नुकसान करता है। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? ये भी प्रश्न अलग तरह का है, तो ये जवाब आपका है, इसका जवाब है कोच्चि, कोच्चि पर है। अगला देखिए यहाँ पे है, दक्षिण ध्रुव लगातार सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता, कब प्राप्त करता, बता दीजिए। दक्षिण ध्रुव पर लगातार सूर्य प्रकाश कब पहुंचता है, तो बताए हमको, डेट क्या उसकी है? बता दे। 22 दिसंबर है कि 21 जून है सर? दूसरा मतलब ये भाई, इसको कंफर्म करें, महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में प्रश्न बार बार आए हुए हैं। तो सूरज आपका यहाँ शायद पे है, 22 देखिए दिसंबर है शायद। ध्यान दीजिए, समझ भी आपको आ जाएगा। पृथ्वी आपकी, आपका भारत यहाँ पर स्थित है, कर्क रेखा पर स्थित भारत आपका है, मकर रेखा आपके यहाँ पे है। ध्रुव पर नहीं पहुंच पाता। ये बताओ, भारत पर गर्मी कब पड़ती है? भारत में गर्मी कब होती है? मार्च जून अप्रैल। जुलाई। जून जुलाई में होती है। मतलब सूरज जो है इस टाइम पे यहाँ होता है, सूरज इस टाइम पे यहाँ से यहाँ तक होता है सूरज। तो जून वाला टाइम आपका उत्तरी रेखा वाला है, कब से कब तक है? उत्तरी रेखा वाला, मतलब उत्तरी में, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य इसमें होता है जून में, और इधर दिसंबर में इधर पहुंचता है। तो एक बार सूरज यहाँ आएगा, जब यहाँ पे सूरज होगा तो लगातार प्रकाश यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे लगातार प्रकाश आएगा। जब सूरज आपका 21 जून को यहाँ पे होता है तो लगातार प्रकाश यहाँ पहुंचता है, आधी रात तक सूरज यहाँ दिखाई पड़ता है उस दिन 21 जून को, मतलब पूरी रात जो है दिन यहाँ पे रहता है, मतलब दिन यहाँ पे खत्म ही, 24 घंटे का दिन यहाँ पे होता है उस दिन 21 जून को होता है, जब सूरज आपका कर्क रेखा पर होता है 21 जून को। और ये डेट मकर रेखा का डेट क्या है? 22 दिसंबर है। कौन सा डेट है? 22 22 और जब जब सूरज आपका विषुवत रेखा पर होता है, 2 दिन बताइए, 2 दिन पूरा दिन रात बराबर बिल्कुल होता है, दिन कौन कौन सा है वो? 23 मार्च 21 सितंबर 23 मार्च 23 मार्च है, 21 मार्च है, 21 मार्च 23 सितंबर है। 23 सितंबर है। ये तीनों चीजें दिमाग में रखिएगा। पूरे विश्व में दिन रात बराबर कंफ्यूज कब होते हैं? हाँ बताइए। कंफ्यूज हो जाता है डेटवा, कौन 23 में है कौन 21 में है। नहीं नहीं, ये पहली बात तो इसको याद रख लिए, इसको याद कर लीजिए, 21 मार्च 23 सितंबर एक बार नोट कर लीजिए इसको। ये दिन रात बराबर पूरी धरती पर कब होते हैं? 2 बार साल भर में सूरज जो है विषुवत रेखा पर होता है, इसीलिए उसको हम जो है क्या बोलते हैं, उसको विषुव बोलते हैं। विषुव माने होता है बराबर, एक याद रखिए, प्रश्नावली के परीक्षा में सीधे इसे पूछ लेता है, विषुव का मतलब क्या होता है, हिंदी में प्रश्न करता है इसको लेकर के। विषुव माने क्या होता है? विषुव माने होता है बराबर, इसीलिए इस रेखा का नाम क्या पड़ा हुआ है? भूमध्य रेखा का नाम, एक नाम इसका नाम है विषुवत रेखा, नाम इसका है। क्या नाम इसका है? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा का नाम एक ठो है, इसको विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। कारण क्या है? क्योंकि इस रेखा पर दिन रात क्या होते हैं? 2 बार दिन रात बराबर होते हैं, पूरी धरती पर 2 बार दिन रात बराबर होते हैं। विषुवत रेखा पर जो है सूरज 2 बार पहुंचता है और पूरी धरती का दिन रात बराबर करता है, इसलिए इस रेखा का नाम क्या पड़ गया है? विषुवत रेखा पड़ गया है, क्योंकि यहाँ पर जब सूरज होता है पूरी धरती का दिन रात बराबर होता है। 2 डेट आपका 21 मार्च और 23 सितंबर का डेट है। जब सूरज उत्तरायण होता है, मतलब ऊपर जब जाता है, 21 मार्च के बाद सूरज ऊपर जाता है यहाँ पे, मार्च अप्रैल मई जून 3 महीने बाद यहाँ एंट्री करता है 21 जून को, उन्हें लौटता है जब यहाँ से जून जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने में लौटने में टाइम लगता है इसको, यहाँ पे सितंबर में पुनः यहाँ लौटता है, आ जाता है,
और सितंबर के बाद पुनः कहाँ आता है, मकर रेखा की तरफ चलता है 3 महीने बाद। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पुनः जो है आपका जो है 22 तारीख को पुनः यहाँ पहुंचता है मकर रेखा पर। मतलब पुनः यहाँ से लौटेगा, पुनः यहाँ पुनः जब लौटता है सितंबर के बाद यहाँ पे अक्टूबर के बाद लौटता है, तो अक्टूबर नवंबर ये भाई गड़बड़ हो रहा है, 22 दिसंबर है ना, 22 दिसंबर ये है। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पुनः 3 महीने बाद 21 मार्च को पुनः यहाँ पे आता है। मतलब 6 महीना इधर, 6 महीना दक्षिणायन, 6 महीना उत्तरायण, और बीच में 2 बार इसको टच करता है आते और जाते वक्त 21 मार्च को, 23 सितंबर को। ये चीजें दिमाग में रहेगी थोड़ा सा। और ये चीज कंफर्म कैसे कर पाएंगे आप पहले कंफर्म करो मैं कहाँ पे हूँ, आप किस रेखा पर हैं, बताइए भैया आप किस रेखा पर रहते हैं? कर्क रेखा पर रहते हैं। यहाँ पे गर्मी कब पड़ती है कर्क रेखा पर? सबसे अधिक गर्मी कब पड़ती है आपको? जून में पड़ती है। सबसे अधिक गर्मी का आपका पड़ती है जून में पड़ती है। इसका मतलब होता है सूरज हमारे ऊपर होता है, बिल्कुल यहाँ कर्क रेखा पर होता है। अब इसको कंफर्म करने के बाद आप बाकी चीजें कंफर्म करते जाइए कि इसमें जब आपका सूरज यहाँ पे है तो कब जैसे मकर रेखा पर कब होगा, विषुवत रेखा पर कब होगा, 3 महीने का टाइम है राउंडिंग का इसका। तो चलिए प्रश्न हमारा एक पे चल रहा था यहाँ पे, दक्षिणी ध्रुव पर लगातार सूरज का प्रकाश प्राप्त होता है, कब प्राप्त होता है बताइए, डेट क्या इसका है? चलिए यहाँ पे वो जवाब दिया ही नहीं है, यहाँ 22 दिसंबर डेट नहीं यहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा शरद अयनांत है, शरद अयनांत है। देखिए 2 चीजें यहाँ पे हैं। तो शरद का मतलब ठंडी जब पड़ती है, शरद ऋतु जब होती है, यहाँ पे इसका ग्रीष्म, यहाँ पे शरद अयनांत है, यहाँ पे ग्रीष्म अयनांत है। इधर ग्रीष्म वाला, इधर शरद वाला है। उत्तरी गोलार्ध की तरफ ग्रीष्म वाला होता है, यहाँ पे शरद वाला होता है। जहां पर आप रहते हैं उसी हिसाब से इसका नामकरण होता है। क्योंकि अधिकतम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं तो ज्यादातर इसको ही प्रभावित करता है। तो यहाँ पे शरद अयनांत का मतलब होता है 22 दिसंबर। क्या मतलब होता है इसका है 22 दिसंबर, ये टाइम आपका इसका है। और एक चीज और याद रखिएगा, 22 दिसंबर के दिन जो है यहाँ पर 24 घंटे का क्या होता है, दिन होता है। और 21 जून को क्या होता है यहाँ पे, दिन रात बराबर। यहाँ पर दिन रात बराबर नहीं, दिन बराबर कैसे हो जाएगा? 22 दिसंबर को जो है आपके दक्षिणी ध्रुव पर सूरज डूबता नहीं है, लगातार 24 घंटे वहां पे दिखाई पड़ता है। मतलब इस ध्रुव पर, मतलब यहाँ पे रात होते ही नहीं है 22 दिसंबर को यहाँ पे। और 21 जून को जो है इस दक्षिणी उत्तरी ध्रुव पर जो है दिन रात नहीं होती है। मतलब मध्य रात का सूरज कहाँ दिखाई पड़ता है, आधी रात का? नॉर्वे। नॉर्वे कहाँ पड़ता है? नॉर्वे है कहाँ पे? ऊपर सबसे। नॉर्वे का मतलब है कि आपका यहाँ पे ये उत्तरी ध्रुव पर है। नॉर्वे कहाँ पर है? उत्तरी ध्रुव पर है। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा कि मतलब मध्य रात का सूरज यहाँ क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर स्थित नॉर्वे है, इसलिए यहाँ पे आधी रात को सूरज दिखाई पड़ता है। चलिए आगे आ जाइए। ओजोन परत अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है, किस मंडल में है ये? टाइम भी हो गया। चलिए होने दीजिए। ओजोन परत कहाँ पर है? समताप मंडल। समताप मंडल कहाँ से कहाँ तक होता है, किस उसकी ऊंचाई कितनी है इसकी समताप मंडल की है? समताप मंडल की ऊंचाई क्या है? 32 से 60। भाई पहला मंडल कौन सा है धरती का? पहला मंडल क्षोभ मंडल है। की ऊंचाई कितनी है? 8 से 18। 0 से 18 है ना। तो उसके बाद 18 से लेकर के आपका समताप मंडल आता है ना, कोई मंडल और बीच में आता है? नहीं, समताप कहीं पर जो है 0 से 18, कहीं पर 0 से 32 भी तो है। हाँ ठीक है, 0 से 18 32 नहीं है। पूछ रहा समताप ओजोन परत अवस्थित है, इसे समताप मंडल में ही स्थित है वो ओजोन परत।
अलग से इसका अगर नामकरण नहीं है, अगर यहाँ पे इसको आप समताप मंडल में ही अवस्थित मान करके 0 से लेकर 50 तक इसकी जो गणना होती है, 50 तक या 0 से लेकर 80 तक मिलता है, नॉर्मली ये 80 तक मिलता है। फिलहाल ये 15 से लेकर 35 तक नॉर्मल जो इसकी कंडीशन बताई गई है, नीचे पुंतली पोर्शन धरती का जो आपका होता है, ये 15 से लेकर के 35 तक, कहीं पर 20 से लेकर 35 तक लिखता है, मतलब थोड़ा सा बढ़ घट मिलेगा आपको किताबों में, कन्फर्म रूप से नहीं मिलता है। लेकिन आपका ओजोन परत का अवस्थित जो समताप मंडल में ये है, यहाँ लिखा है समताप मंडल, और उसकी अगर व्यवस्थित बात करेगा कि सबसे अधिक सांद्रता ओजोन मंडल कहाँ पे है, मतलब ओजोन गैसें सबसे अधिक मात्रा में कहाँ, किस ऊंचाई तक मिलते हैं, तब वहां पे आप जो है 15 से 35 तब वहां पे करेंगे आप। चलिए आगे आ जाइए। डाप्सन इसकी इकाई है। डाप्सन में ओजोन मंडल की ऊंचाई मोटाई मापते हैं, और जानते हैं कि इसको धरती का रक्षा के नाम से प्रसिद्ध है। ये O3 ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? कारण क्या है? मौसम चेंज का कारण क्या है? कभी जाड़ा, कभी वर्षा, कभी आंधी आ जाती है, तो कारण क्या है? क्यों बदलता रहता है ये मौसम? घूर्णनगत के कारण, घूर्णनगत के कारण। घूर्णनगत के कारण, और कुछ कारण नहीं है। चलिए, इसका एक संवहन भी एक कारण है। संवहन, संवहनी पवन जो होती है, जो धोने वाला काम करती है मुख्य रूप से, इसलिए इसका जवाब देखिए। आपका भी जवाब लगभग सही है, वो भी जवाब सही है। और देखिए यहाँ पे लिखा है क्षोभ मंडल लिखा हुआ है, तो मंडल भी कारण है भाई, क्षोभ मंडल में होता ही है। लेकिन जो आपका जवाब था, धरती जो घूमती है, धरती के घूमने के कारण क्या होता है, जो पृथ्वी हमारे राउंड जो मारती है, इसी कारण से हवाएं हमारे पूर्व पश्चिम चलते हैं घूमने के कारण। और संवहन जो होता है, जिसमें क्या है कि धरती के 70% भाग पर पानी है। पानी हमारा क्या करता है, पानी ये वाष्प बनता है, वाष्प बन करके पूरा बादल बनता है, बादल बन करके जो है यहाँ से वहां तक हवाएं इसको पहुंचाती है, पूरा वर्षा होती है, और इसी कारण आधी तूफान भी हमारे आते हैं, झंझावात आते हैं। मतलब सारी चीजें भी सही आपकी हैं। आपका घूर्णन गति भी है इसमें, आपका संवहन है, पवन है, सारी चीजें मिल करके धरती में जो है मौसम परिवर्तन करके, ये सारी घटनाएं कहाँ पर होती हैं? क्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल में होती हैं या क्षोभ मंडल में होती हैं। मतलब ये भी चीजें, थोड़ा सा उत्तर प्रश्न इसका प्रश्न का सब उत्तर सही नहीं दिया हुआ है, फिलहाल आप क्षोभ मंडल में घटनाएं घटती हैं, सही चीजें हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? सबसे अधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है 78%, दशमलव कुछ करके है, अभी आगे भी इसके है। अच्छा बताओ, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे किस रूप में इसको ग्रहण करते हैं, पौधे नाइट्रोजन को? क्या बोलते हैं इसको? है नाइट्रेट, नाइट्रेट, हाँ नाइट्रेट। जो है नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। अगर मान लीजिए एक चीज और प्रश्न ये बनता है, अगर कोई गर्भवती महिला कोई है, पेट में बच्चा पल रहा है, और उसको अधिक मात्रा में पानी जो पी रहे हैं उसको अधिक मात्रा में नाइट्रोजन मिल जाए, तो क्या होगा? समस्या कौन सी खड़ी, कौन सा रोग उसको हो जाएगा? आपने का इस्तेमाल खूब खेतों में किया हुआ है, और झकझोर करके वो सारी खादें बह करके जो पानी में घुस गई, और गर्भवती महिलाएं हैं और उस पानी का इस्तेमाल लगातार कर रही हैं, तो कौन सी समस्या खड़ी उनको हो जाएगी, कौन सी बीमारी उनको हो गई? ब्लूबेरी ब्लू सिंड्रोम। बेबी सिंड्रोम होगा। जवाब है ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है बताइए, होता क्या इसमें? बच्चा नीला होता, नीला होता है। बच्चा नीला होकर के एक्सपायर कर जाता है, मतलब पैदा होने के तुरंत बाद जो है बच्चा जो है कुछ देर, घंटा 2 घंटा रहेगा और नीला होकर के एक्सपायर हो जाता है। तो ये चीज दिमाग में रखना है, हमें खाद का इस्तेमाल जो खेतों में करना है, यूरिया वूरिया जो डालना है, कम से कम इसका इस्तेमाल करें, ताकि पानी में भाई सारी चीजें खाद से लेकर दवाई तक पानी में पहुंचते हैं, और हमारे पुनः हमको उसी का यूज करना पड़ता है, तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं यहाँ से। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है, इसी का एक परिणाम है। अगले प्रश्न पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च मेघ है?
सबसे ऊपर जो दिखाई पड़ता है कौन सा मेघ है वो, बादल कौन सा है? जवाब इसका देख ही लीजिए। पच्छाब मेघ है ये, सबसे ऊपर जो होता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन वर्षण का प्रकार नहीं है? एक वर्षा हो उसका वो प्रकार नहीं है। चलिए इसको देख ही लीजिए। वर्षा प्रकार में एक तो होता है जो हिमखलन होता है, जो बर्फ गिरती है, वर्षा में उसकी गणना नहीं होती है। हो सकता है वही जवाब इसका दिया यहाँ पे हो। चलिए यहाँ पे कोहरा लिखा हुआ है, कोहरा, और वर्षा के प्रकार में नहीं आता है। बिल्कुल जवाब सही आपका है। और अगला है, समुद्र तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण क्या है? समुद्र किनारे कोहरा क्यों बनता है? इसका जवाब वाष्पीकरण होना चाहिए। जवाब वही देखिए इसका, होगा। वाहन लिखा हुआ है, वाहन लिखा हुआ, ये कुछ चीजें होगा, शब्दावली अलग चीज है ये, अब मेरी समझ में नहीं आने वाली है शब्दावली इसकी। चलिए क्लास को यही समाप्त करते हुए, और कल हम लोग पुनः मिलेंगे। सभी लोगों को शुभ रात्रि। आपको भी।